बच्चों हमारी अगली जो रिएक्शन का नाम है दैट इज नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH और NaOH। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज एल्काइल हेलाइड गिवन टू अस। ये वाला मुझे एल्काइल हेलाइड दे रखा है। इफ आई विल हीट दिस एल्काइल हेलाइड बाय एल्कोहलिक KOH, अगर मैं इस वाले एल्काइल हेलाइड को एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो आज अगर हम इस वाले कंपाउंड को अगर देखें तो दिस कंपाउंड इज बेसिकली लाइक दैट। ये मेरा R है, इधर हमारा CH2, इधर आ जाएगा CH2 और दिस इज X। X का मतलब ये हमारा हैलोजन यहां पर दे रखा है। इस हैलोजन कुछ भी हो सकता है, आप यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर आपने इस वाले मॉलिक्यूल को एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हीट करा, जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द अल्फा, उसका एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द बीटा। सो व्हेनेवर यू विल हीट योर मॉलिक्यूल विद एल्कोहलिक KOH, तो अल्फा से तो हैलोजन को निकालना है, बीटा से हाइड्रोजन को निकालेंगे, और एज यू विल एलिमिनेट हाइड्रोजन और हैलोजन, then after that pi bond will come between the carbon and carbon, or as the pi bond will come between the carbon and carbon your molecule will turn into the alkene। हमने इस वाले को एक टर्मिनोलॉजी भी यहां पर कॉल करते हैं that is known as the dehydrohallucination। what is the meaning of dehydrohallucination? it means removal of hydrogen or halogen। If any alkyl halide is given to you, in that condition if you want to heat your molecule with alcoholic KOH, तो हैलोजन जिस कार्बन पर कनेक्टेड है दैट इज नोन एज द अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द बीटा। हमने इसको बीटा एलिमिनेशन नाम दिया हुआ होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि whenever you want to remove or eliminate two species and if they are present at the adjacent carbon then they are known as the beta elimination। तो आज आप हैलोजन को हटाना चाहते हैं and you want to remove the hydrogen as well, तो ये दोनों are present at the adjacent carbon, that's why reaction is known as the beta elimination। how you will do the reaction? whenever this molecule is heat in the presence of the alcoholic KOH, then in presence of the alcoholic KOH hydrogen or halogen will be eliminated, or as the hydrogen or halogen will be eliminated your molecule will turn into the alkene। इस process का नाम होता है dehydrohallucination। अगर बच्चों मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सच दैट it can undergo elimination in two different ways, then due to the availability of different type of the beta hydrogen then more highly substituted alkene is major product of dehydrohallucination। this is known as the Saint-Joseph rule। बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है? what is this statement? ये मैं आपको समझाता हूं थ्रू वन एग्जांपल। अगर मान लो मुझे किसी ने ये वाला कंपाउंड दे दिया and I want to heat my molecule with alcoholic KOH। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करना चाहता हूं, बच्चों अल्कोहलिक KOH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर dehydrohallucination। Since alcoholic KOH is responsible for the dehydrohallucination, इसका मतलब आपको हाइड्रोजन और हैलोजन को एलिमिनेट करना है। What I told you, आज अगर हम बात करें मेरे जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है दैट इज नोन एज द अल्फा कार्बन, एडजेसेंट इज नोन एज द बीटा एंड दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट इज नोन एज द बीटा डैश। हम लोगों ने क्या पढ़ा? अल्फा वाली पोजीशन से हैलोजन को रिमूव करना है एंड बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इन दैट सिचुएशन मेरा आपसे यह कहना है अगर तुमने हाइड्रोजन बीटा से अगर निकाला और अगर अल्फा से क्लोरीन निकाला तो यहां पर आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट। और अगर बाई चांस बच्चों आपने बीटा डैश से हाइड्रोजन को निकाला, जरूरी है हम ये वाला कॉम्बिनेशन लें, यहां से H और यहां से Cl निकालें।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप इधर से H और इधर से Cl को निकाल सकते हो। जैसे ही अगर आप एक तरफ से H और एक तरफ से Cl को निकालेंगे तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द ब्यूट 2 इन, और इधर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्यूट 1 इन। इसके पहले वाली लाइन क्या थी बच्चों, एक बार हम दोबारा उस लाइन को समझते हैं। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सच दैट, अगर आपको कभी एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से दे रखा है दैट इट कैन अंडरगो एलिमिनेशन इन 2 डिफरेंट वे, आप यहां पर अगर एलिमिनेशन अगर कर पा रहे हो तो आज आप देख पा रहे होंगे बच्चों, एलिमिनेशन आप 2 प्रकार से कर सकते हो, अल्फा बीटा भी कर सकते हो, अल्फा बीटा डैश भी कर सकते हो, और अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड is such that it can undergo elimination in 2 different ways due to availability of different type of the beta hydrogen, then more substituted alkene or highly substituted alkene is the major product of dehydrohallucination, and this rule is known as the Sath-Jeffs rule। इन्होंने क्या कहा कि आज अगर आपको कभी भी ऐसा एल्काइल हैलाइड दे दिया जाए जहां पर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है और आप एक से ज्यादा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अगर बना पा रहे हैं तो आप उस वाले एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे दैट शुड बी द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। आज अगर हम यहां पर अगर बात करें तो अगर हम इसको देखेंगे बच्चों तो ये मेरा डबल बॉन्डेड अल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है जिससे एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये वाला मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है जिससे 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं। तो हु इज मोर एल्काइलेटेड, हु इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, आज अगर आप देखेंगे तो ये मेरा मोर एल्काइलेटेड है, आज अगर आप देखेंगे तो ये मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अगर अपन देखते हैं तो ये जो मेरा मोर एल्काइलेटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होगा दैट विल बी द मेजर। तो ऐसे केस में दिस वन विल बी नोन एज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज द माइनर प्रोडक्ट, एंड दिस रूल इज नोन एज सैथ-जेफ रूल। ये हमारा सैथ-जेफ रूल कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इफ दिस एल्काइल हैलाइड इज गिवन टू यू, जिस कार्बन पर हैलोजन है दैट इज नोन एज द अल्फा, एडजेसेंट इज बीटा, दिस इज आल्सो बीटा। आप इस वाले बीटा से अगर हाइड्रोजन को निकालोगे और हैलोजन को अगर आप इधर से निकालोगे, यहां पर H नहीं है, अगर आपने इधर से हाइड्रोजन को निकाला इधर से हैलोजन को निकाला, एक एल्कीन आपका ये वाला बनेगा। एक आपने अगर जैसे यहां से H को निकाला इधर से हैलोजन को निकाला, ये वाला एल्कीन बनेगा, यहां से H को निकाला इधर से हैलोजन को निकाला, ये एल्कीन बनेगा। बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, किस डबल बॉन्डेड कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं। आज अगर आप देखोगे तो दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पर 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। आज अगर आप देखोगे दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पर एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। सो हु इज मोर अल्काइलेटेड, who is more substituted? First one is more alkylated, it is more substituted, that's why यहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कभी भी अगर आपको, हमारे टर्मिनोलॉजी का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। If you want to do the dehydrohallucination, how you will do the dehydrohallucination? You have to simply remove the hydrogen or halogen. Who will do this task? Alcoholic KOH or any type of the base। अगर alcoholic KOH और किसी भी बेस की प्रेजेंस में आपने अगर अपने मोलिक्यूल को अगर हीट करा, एक से ज्यादा एल्कीन बनने की अगर पॉसिबिलिटीज अगर होती है, देन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सैथ-जेफ रूल। अकॉर्डिंग टू दैट मोर अल्काइलेटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर। ये वाली चीज मैंने आपको बताई। इसके अंदर याद रखना बच्चों, आज अगर मान लो मेरे को यहां पर ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है और एक मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, और अगर हमसे अगर कोई बोलते हैं यहां पर आपको क्या करना है, HI को एलिमिनेट करना है,
यहां पर आप लोग क्या करेंगे, HCl को एलिमिनेट करेंगे। अगर आपने HI को एलिमिनेट करा, कंसेप्ट विल बी द सेम। आपका कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, आज अगर अपन कंसेप्ट को अगर देखें तो अवर कंसेप्ट विल बी द सेम। व्हाट विल बी द कंसेप्ट, आप आयोडीन को निकालेंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे। इधर आप Cl को निकालेंगे, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे। प्रोडक्ट दोनों की दोनों रिएक्शन में सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो याद रखना इट इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, निकलने की टेंडेंसी आयोडीन की बहुत अच्छी होती है रादर देन क्लोरीन। आज अगर आप देखोगे हु इज द गुड लिविंग ग्रुप, आयोडीन इज द गुड लिविंग ग्रुप, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, देन आपका फ्लोरीन। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको कभी भी डिफरेंट टाइप ऑफ द हैलोजन अगर दे रखे हों तो हु विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप, Ri will be considered as a good living group, then RBr and after that RCl will be the good living group। इसी प्रकार अलग अलग एल्काइल हैलाइड अगर आपको दे रखे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो बच्चों आज अगर मान लो जैसे ये वाला कंपाउंड है, हमें इस वाले कंपाउंड में से हैलोजन को एलिमिनेट करना है और एक बार इस वाले कंपाउंड में से HCl को निकालना है। आज अगर आपसे कोई बोलता है चलो यहां से भी आप HCl निकालना चाहते हो, इधर से भी HCl निकालना चाहते हो, अगर हम दोनों में से अगर HCl निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हैलोजन जिससे कनेक्टेड है अल्फा, एडजेसेंट इज नोन एज द बीटा, यहां से आप Cl निकालोगे, इधर से आप H निकालोगे। जैसे ही आप लोगों ने HCl को यहां से निकाला, आपका प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर तुमने यहां से Cl निकाला, इधर से H निकाला, तो यहां पर आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बच्चों ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है, ये वाली। क्यों, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बच्चों 9 है, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, जिसमें जितने अच्छे अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हमारा ज्यादा रिएक्टिविटी को क्या करेगा, प्रोवोक करेगा। तो 3 डिग्री का हेलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा और प्राइमरी हेलाइड 1 डिग्री होगा। तो याद रखना इन जनरल द ease of dehydrohallucination of given alkyl group decrease in the order 3 degree, 2 degree, 1 degree, and for given halogen it is basically like that Ri, RBr और RCl। अगर आपको कभी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी दे रखा होगा 3 डिग्री वाला रैपिडली रिएक्शन करेगा। अगर हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है तो आयोडीन विल बी द गुड रिएक्टिव, उसके बिहाफ पर हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फंडा है बच्चों, इसको एक बार मैं समझाता हूं। इस बेस का नाम होता है दैट इज नोन एज द पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड का स्ट्रक्चर होता है बच्चों ऐसा। इसको एक नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज बल्की बेस। आज अगर यहां पर व्हेनेवर डिहाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज डन इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस, then major product formed according to Hoffman rule। आज अगर एल्कोहलिक KOH अगर आपको दे रखा है बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH में अटैक करने वाले का नाम होता है OH माइनस। OH माइनस क्या होता है, OH माइनस बेस होता है। तो ये बेस क्या करता है, सबसे पहले ये बीटा हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा। आज अगर यहां से H को निकालेगा, इधर से हेलोजन को निकाल करके एक प्रोडक्ट वो बना देगा, इधर से H को निकालेगा तो इधर से हेलोजन को निकाल करके एक प्रोडक्ट ये बना देगा। अब OH छोटा है, साइज ऑफ OH इज वेरी लो। अगर OH का साइज अगर लो है तो वो यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। इट कैन इजीली रिमूव दिस हाइड्रोजन एज वेल एज इट कैन इजीली रिमूव दिस हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। ऐसे केस में ये मेजर क्यों बना, बिकॉज यहां से अगर H को हटाएगा तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको अगली चीज अगर समझाऊं तो इस वाली रिएक्शन में क्या होता है,
दिस इज द बल्की बेस। अब अगर ये बल्की बेस है, अब वी नो वेरी वेल सिंस इट इज द बल्की बेस, अगर ये वाला बेस अगर बल्की है तो ये तो यहां पर भी अटैक करना चाहता है और यहां पर भी अटैक करना चाहता है, लेकिन दिस बल्की बेस विल फील द रिपल्सिव फोर्सेस एट दिस पोजीशन। आज अगर इसका साइज अगर बहुत बड़ा है, सी द स्ट्रक्चर, एक हमारा OH माइनस होता है जो कि स्मॉल बेस होता है। आज अगर अपन देखें तो एक तो मेरा OH माइनस है, स्मॉल बेस है, कहीं पर भी जाकर अटैक कर सकता है। दिस इज द बल्की बेस, ये कहीं पर भी नहीं जा सकता। आज इसके पास में दो चॉइस है, आइदर इट कैन अटैक एट दिस पोजीशन एज वेल एज इट कैन अटैक दिस पोजीशन, लेकिन यहां पर आर कनेक्टेड है ना, तो ये थोड़ा सा बैरियर फील करेगा, हिंड्रेंस फील करेगा। तो इस TBUOK विच इज द बल्की बेस, इसके लिए अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा कहां पर होगी, इस वाली पोजीशन पर। तो जो ये मेरा बल्की बेस है वो यहां पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद साइमल्टेनियसली हैलोजन को निकाल देगा। अगर तुम्हारे दो प्रोडक्ट अगर बनेंगे देन सेकंड वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर याद रखना मैंने क्या बोला, whenever dehydrohallucination of alkyl halide is done in presence of bulky base, अगर आपने कभी भी डिहाइड्रोहालुसिनेशन बल्की बेस की प्रेजेंस में करा तो मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल अपोजिट आया बच्चों, सीधा रिएक्शन। आज अगर आप रिएक्शन को अगर देखोगे तो यहां पर देखो आपका पहला वाला मेजर है, जबकि इस वाली केमिकल रिएक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में वही पहला वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ सेजेफ रूल। सेजेफ तो क्या कहता है, मोर एल्काइलेटेड अल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर। हॉफमैन क्या कहता है, हॉफमैन कहता है लेस एल्काइलेटेड। यहां पर आपका ये वाला मेजर है ना, ये मेरा लेस एल्काइलेटेड अल्कीन है। ये जो मेरा लेस एल्काइलेटेड अल्कीन जो होगा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो याद रखना, करना आपको बीटा एलिमिनेशन ही है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। दो केसेस बनेंगे, लेकिन इफ द स्मॉल बेस इज गिवन टू यू लाइक द अल्कोहलिक KOH NaNH2, आपको सेजेफ प्रोडक्ट बनाना है, मोर एल्काइलेटेड अल्कीन बनाना है। लेकिन अगर आपको बल्की बेस अगर दे रखा है तो फिर आपको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, लेस एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाना है, वो मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज आई एम कंसिडरिंग, यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है, इधर मैंने CH3 प्लेस कर दिया और इधर मैंने Br प्लेस कर दिया। एक बार बच्चों मैं इस वाले मॉलिक्यूल को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करना चाहता हूं। एट द सेम टाइम मेरे को इसी वाले कंपाउंड को TBUOK की प्रेजेंस में हीट करना है, दैट इज नोन एज द पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब बच्चों व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। अगर मैं इस वाले रिएक्शन की अगर बात करूं तो बच्चों यहां पर क्या होगा, इट इज स्मॉल बेस। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, दिस इज बल्की बेस। ऐसे केस में अब देखना, हेलोजन जिससे कनेक्टेड है अल्फा, एडजेसेंट इज नोन एज द बीटा, दिस एडजेसेंट इज ऑल्सो बीटा, दिस एडजेसेंट इज ऑल्सो बीटा। अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। ये मेरे अल्फा वाली पोजीशन से हेलोजन निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है और ऊपर से भी निकल सकता है। सपोज अगर इधर से हाइड्रोजन अगर निकलता है तो आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। अगर लेफ्ट में से अगर हाइड्रोजन निकला तो एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये वाला। अब बच्चों ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम है, बोथ आर द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नो डिफरेंसेस बिटवीन बोथ। तो इनके आगे तो मैंने और लगा दिया, इट मीन बोथ आर सेम। अगर ऊपर से H निकला और इधर से Br अगर निकला तो एक प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा। अगर मैं सेम केस अगर देखूं तो यहां पर भी हमें बीटा एलिमिनेशन करना है, वही अल्फा से हेलोजन निकालना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, वो के वही प्रोडक्ट जो आपने ऊपर बना है, द सेम टू सेम प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड इन डाउन साइड ऑल्सो। तो यहां पर भी आपके दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब बच्चों फर्क क्या है, मैं क्या कह रहा हूं,
आज अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा स्मॉल बेस है, ये इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। अब ये तो छोटा है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है। अगर कहीं पर भी अटैक कर सकता है तो इसके लिए पहली चॉइस क्या रहेगी कि मेरा बनने वाला प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। आज अगर आप देखोगे तो ये मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर कनेक्टेड है और एक कार्बन इधर कनेक्टेड है। ये मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर कनेक्टेड है। हु इज मोर सब्स्टिट्यूटेड? आज अगर अपन देखें तो यहां पर ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है। आज अगर अपन देखें तो ये वाला मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो मैंने आपसे क्या बोला बच्चों कि अगर मेरा बेस अगर छोटा हुआ तो मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी मेजर, क्योंकि हमें तो स्टेबल अल्कीन बनानी है। लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी माइनर, क्यों? हमें तो स्टेबल अल्कीन बनानी है। लेकिन इफ इट इज द बल्की बेस, इट वांट टू अटैक एवरी पोजीशन। ये इस पर भी अटैक करना चाहता है, इस पर भी अटैक करना चाहता है, इस पर भी अटैक करना चाहता है, बट इट इज द बल्की। सिंस इट इज द बल्की तो ये कहीं ना कहीं यहां पर और यहां पर अटैक करने में प्रॉब्लम फील करेगा, इधर और इधर अटैक करने में हिंड्रेंस फील करेगा, बैरियर फील करेगा। तो इसके लिए अटैक करना हमेशा इधर आसान होगा क्योंकि वो रास्ता खाली है। इसीलिए आज बनेगी हमारी दो अल्कीन, लेकिन इस केस में दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट और दैट वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर जो ये प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू सेथ-जेफ रूल। जबकि आज अगर हम इस वाले की बात करें तो ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट बना, ये बना अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल। यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि वहां पर मेरा सेथ-जेफ प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कभी भी इफ डिफरेंट हैलाइड इज गिवन टू यू, कंसेप्ट इज वेरी इजी। आपको वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, वही आपको सिंपली अल्फा से हैलोजन निकालना है, बीटा से हाइड्रोजन को निकालना है। जितने गैसेस बनेंगे उतने प्रोडक्ट बनाना है। मेजर प्रोडक्ट को अगर डील करना चाहते हो तो सी द नेचर ऑफ बेस। अगर मेरा बेस अगर स्मॉल हुआ, ऑलवेज गिव प्रोडक्ट एज अ सेथ-जेफ प्रोडक्ट विल बी मेजर। लेकिन अगर मेरा बेस अगर बल्कि होता है तो ऐसे केस में हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा और दैट हॉफमैन विल बी द मेजर। एंड दिस इज माय पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, और एक इलिस्ट्रेशन के बिहाफ पर, एक रिएक्शन के बिहाफ पर मैंने आपको ये वाली चीज बताई। वन मोर थिंग यहां पर अपन एक चीज पढ़ लेते हैं, इसका नाम होता है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? अगर मैं एल्काइल हैलाइड को हीट अगर करता हूं, अगर मैंने एल्काइल हैलाइड को अगर गर्म करा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एल्काइल हैलाइड्स व्हेन हीटेड अबव 300 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर आप कभी भी एल्काइल हैलाइड को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करें, 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप हीट करेंगे, इन दैट सिचुएशन यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर एलिमिनेशन होगा, किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का। और जैसे ही हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होगा, कंसेप्ट इज अगेन इजी। जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड है वहां से आप हैलोजन निकाल दो और उसके पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो। तो एल्काइल हैलाइड्स
when heated above 300 degrees Celsius temperature, they tends to lose a molecule of hydrogen halide forming alkenes. तो वो हाइड्रोजन और हैलाइड को एलिमिनेट करेंगे और आपका एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे. इट इज बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ हीट, कि अगर हमने हीट का इम्पैक्ट अगर कभी भी देखा, my molecule will turn into the alkene by the hydrogen elimination of the hydrogen halides, यानी HX के एलिमिनेशन पर मेरा मोलिक्यूल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्शन ऑफ हीट की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने एल्काइल हैलाइड को गर्म करना है. Whenever you will heat your alkyl halide at approximate 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होगा. जैसे ही हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होगा, मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन. इसके अंदर एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, कि आज अगर आप कभी भी डीकंपोजिशन अगर करेंगे, तो डीकंपोजिशन जिस भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा उसका नाम होगा आर आई. आज अगर अपन देखें तो आर आई का क्यों, क्योंकि आप समझिए, अगर मुझे एक कंपाउंड दे रखा है CH3CH2I और एक कंपाउंड मुझे दे रखा है CH3CH2Cl, हम लोग है ना कभी भी फ्लोरीन की बात नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बहुत छोटा होता है. कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत छोटा होने की वजह से वहां से कभी भी हैलोजन को निकालना आसान नहीं होता. आज अगर अपन देखें तो आयोडीन मेरा बहुत शानदार लिविंग ग्रुप है. जैसे आप यहां से इसको क्या करोगे, हीट करेंगे, फटाक से आयोडीन निकल जाएगा, इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके डीकंपोजिशन की टेंडेंसी, यानी अगर आप कभी भी हीट पर अगर इसके एक्शन की टेंडेंसी अगर देखोगे तो इसका एक्शन का टेंडेंसी ज्यादा होगा. क्लोरीन में वो कंपेरेटिवली कम होगा. कम क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन वाले केस में ये मेरा इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. ये कंपेरेटिवली आज अगर हम देखें तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला जो कंपाउंड होगा कंपेरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप होगा. तो ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला कि डीकंपोजिशन अगर आप कभी भी करोगे तो आर आई के डीकंपोजिशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, फिर आरबीआर की और फिर आरसीएल की. इसी प्रकार से अगर मुझे अलग अलग एल्काइल हैलाइड दे रखे, एक मुझे दे दिया 3 डिग्री का हैलाइड. आज अगर मानकर चलो यहां पर अगर अपन देखें तो मैं यहां पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आज अगर मानकर चलो एक हमें दे दिया 3 डिग्री का हैलाइड, एक हमें दे दिया 2 डिग्री का हैलाइड, एक हमें दे दिया 1 डिग्री का हैलाइड, तो आज कौन सा हैलोजन इजीली रिमूव होगा, ये वाला. मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बताया था. 3 डिग्री के हैलोजन के रिमूवल की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी. आज अगर 3 डिग्री के हैलोजन के रिमूवल की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वहां से हैलोजन इजीली रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन. तो इनका क्या कहना है कि आप अगर कभी भी डीकंपोजिशन फॉलो करेंगे तो डीकंपोजिशन का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हैलाइड. और अगर हैलोजन की बात करोगे तो आर आई, आरबीआर, आरसीएल डीकंपोजिशन का ऑर्डर होगा. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डीकंपोजिशन इन डिफरेंट केसेस ऑफ द हैलोजन. हैलोजन के डिफरेंट केसेस में इस प्रकार से हम डीकंपोजिशन कर सकते हैं. अगली जो केमिकल रिएक्शन आ रही है बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इस वाली केमिकल रिएक्शन में हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करानी है. Whenever your एल्काइल हैलाइड, आज अगर आपको एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है, हमें क्या करना है, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमें करवाना है सोडियम मेटल के साथ. As you will do the reaction of alkyl halide with the sodium metal, reaction is done in presence of dry ether, or as you will do the reaction in presence of the dry ether. बच्चों एक कपलिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है. Why this reaction is known as the coupling reaction?
क्योंकि आपके जो Na हैं ये X के साथ में रिएक्शन करने के बाद में टू इक्विवेलेंट ऑफ द NaX को रिमूव कर देंगे और जो मेरा R और R है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, एक एल्काइल दूसरे एल्काइल से कनेक्ट हो रहा है, एक एल्काइल दूसरे एल्काइल के साथ जुड़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कपलिंग रिएक्शन एंड माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्केन। If alkyl halide is given to you and you want to react your molecule with the sodium metal in presence of the dry ether, क्योंकि हम ईथर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास सोडियम है, हम वाटर सॉल्वेंट नहीं ले सकते बिकॉज वाटर की प्रेजेंस में तो सोडियम एक्सप्लोजन क्रिएट कर देगा। तो आपको ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है और कपलिंग रिएक्शन के थ्रू आपका कंपाउंड अल्केन बन जाएगा। आपको ओवरऑल क्या बोला मैंने, आपको यहां पर दो इक्विवेलेंट कंसीडर करने हैं और पहले एल्काइल को दूसरे एल्काइल के साथ में क्लब कर देना है। आज अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल है, मेरे दो RI हैं, अगर ये मेरे दो RI अगर हैं तो यहां पर ये दोनों R आपस में क्या होंगे, कपलिंग करेंगे, जुड़ जाएंगे और आपको इनके बीच में बॉन्ड बना देना है। तो whenever alkyl halide react with the sodium metal in the presence of the dry ether, बच्चों अगर तुम्हें कभी दो इक्विवेलेंट अगर मेंशन नहीं भी करा हो इन एनी क्वेश्चन तो भी अंडरस्टूड है कि आपको उसको दो इक्विवेलेंट ही मानना है। जैसे आज अगर मैं आपको यहां पर एक इतना सा क्वेश्चन अगर मेंशन कर कर दे दूं कि CH3CH2Cl मुझे इथाइल क्लोराइड दे रखा है और मैंने इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवानी है और आई वांट टू डू द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे अगर आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपका जो एल्काइल ग्रुप है आपको इस एल्काइल का कपलिंग करवानी है। As you know very well, this reaction is the coupling reaction. तो हमें यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का कपलिंग कराना पड़ेगा। तो दो इथाइल को आप आपस में कपलिंग कराना। As you will do the coupling of two ethyl, then molecule will turn into the normal butane और you will get the answer। तो मैंने आपसे क्या बोला, हमें दो कार्बन को क्लब करना है। इस वाली केमिकल रिएक्शन का नाम होता है बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। आज यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो एल्काइल हैलाइड लेते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, हमने यहां पर क्या करा, दो हेलाइड्स तो लिए लेकिन दोनों के दोनों हेलाइड्स आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। आज अगर आपके भाई आपने यहां पर एल्काइल हैलाइड लिया तो अब आपका जो हैलोजन है, टू हैलोजन्स आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, तो टू केसेस कैन बी पॉसिबल। मैंने इसके पहले आपको क्या बोला कि आपको अगर यहां पर एक इक्विवेलेंट भी अगर दे रखा है ना तो अंडरस्टूड है कि आपको इसके दो इक्विवेलेंट मानने। इफ द वन इक्विवेलेंट इज गिवन टू यू तो भी अंडरस्टूड है कि आपको मानने इसके दो इक्विवेलेंट ही हैं। फिर क्या होगा कि जो यहां से ClCl Na के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट ये वाला बना देगा। नाउ सी द प्रीवियस क्वेश्चन, आपने क्या करा, आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो हैलोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन का नाम इंट्रामोलिकुलर वुड्स कहलाया। जैसे रिएक्शन का नाम इंट्रामोलिकुलर वुड्स, तो यहां पर दो केस हो सकते हैं बच्चों। या तो आप ऐसा समझें कि आपके मन में ये चले कि हमने बोला था कि यहां पर हमें दो इक्विवेलेंट कंसीडर करने हैं, तो आप लोग बच्चों यहां पर दो इक्विवेलेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर तुमने दो इक्विवेलेंट अगर कंसीडर करा और इनकी रिएक्शन अगर आपने सोडियम के साथ में अगर करवाई तो एज यू विल डू द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम, तो बच्चों Br रिएक्शन करेगा कि Cl रिएक्शन करेगा। हम बार बार एक चीज डिस्कस करते हैं, आयोडीन की निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, Br की थोड़ी सी कम होती है और Cl की कम होती है। तो यहां से दोनों के दोनों NaBr निकल जाएंगे और आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा।
इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर कपलिंग। लेकिन आज ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, एक हैलोजन ये वाला निकल जाए, ये वाला निकल जाए, दोनों Na के साथ रिएक्शन कर कर एक NaBr एक NaCl निकल जाए, और ये वाले जो हमारे कार्बन हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाए। भाई आप ओवरऑल अगर देखो तो यहां पर आप इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट ही तो कर रहे हो ना। तो दो टाइप से कपलिंग हो सकती है, ये वाली कपलिंग भी हो सकती है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक कार्बन से हेलोजन, इधर से हेलोजन। मतलब आपको क्या करना है बच्चों इस वाली रिएक्शन में, आज अगर हम इस रिएक्शन को अगर समझें तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, रिमूव हैलोजन। आप एक काम करो, हैलोजन को रिमूव करो एंड कपल कार्बन एटम, और यहां पर एल्काइल को क्या कर दो, कपलिंग कर दो। तो आपने क्या करा, हैलोजन को निकाला, एल्काइल ग्रुप की कपलिंग करी, आपका आंसर ब्यूटेन आ गया। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आप दो तरह से कर सकते हो, हैलोजन को निकालो, इन दोनों कार्बन को जोड़ो, तो ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट मेरा बना इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन से। और आज अगर अपन देखें तो एक काम और हो सकता है इंटरमोलिकुलर, मैंने ऐसा का ऐसा मोलिक्यूल इमेजिन कर लिया और ये प्रोडक्ट बना। अगर आज आप मेरे से पूछेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस में सच टाइप ऑफ द रिएक्शन यूजुअली गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर भी बच्चों इंट्रामोलिकुलर के रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, अगर ज्यादा अगर होती है तो इस वाले प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटीज कंपैरेटिवली इस वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और दिस प्रोडक्ट विल बेसिकली फॉर्म्ड इन हायर अमाउंट देन द प्रीवियस वन। तो आपको ध्यान रखना है वुड्स रिएक्शन क्या होता है, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने सोडियम मेटल के साथ करवाई इन ड्राई ईथर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप का कपलिंग करना है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। सपोज अगेन दिस क्वेश्चन इज गिवन टू मी, मेरे को अगर ये वाला क्वेश्चन अगर दिया है, आपसे मैंने क्या बोला, रिमूव हैलोजन एंड कपल एल्काइल ग्रुप, ये जो एल्काइल है इसको कपलिंग कर दो, मतलब सेम मॉलिक्यूल कंसीडर करते हुए उनको आप आपस में जोड़ दो। जैसे ही आप उनको आपस में जोड़ोगे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और NaCl यहां से निकल जाएगा। तो दिस इज द वुड्स रिएक्शन, जहां पर एल्काइल हैलाइड ने हमारे सोडियम के साथ रिएक्शन कर कर एल्केन का फॉर्मेशन किया और रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन कहा गया। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। बच्चों एक आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आज अगर मुझे बच्चों हम यहां पर अगर देखें, इफ एल्काइल हैलाइड इज गिवन टू यू, आपने इसके पहले वुड्स रिएक्शन में भी एल्काइल हैलाइड लिया था, लेकिन वहां पर आपने सोडियम मेटल लिया था। आज मैं सोडियम की जगह पर यहां पर मैग्नीशियम को यूज में लूंगा। जैसे आपने यूज में लिया, रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर, तो जो मेरा मैग्नीशियम है दैट मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन द R और X, और जैसे ही मेरा मैग्नीशियम R और X के बीच में इंसर्ट होगा, यहां पर ये वाला मेरा मॉलिक्यूल बन जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एंड दिस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम इसको शॉर्ट में GR नाम देते हैं। Whenever the alkyl halide will react with the magnesium metal in the presence of the dry ether, then reaction is known as the Grignard reagent। इसको हमने RMGX बोला। अब देखो ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, आज मैंने आपसे क्या बोला, मेरे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मुझे किसके साथ करवानी है, मैग्नीशियम मेटल के साथ। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाई तो मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन द R और X, RMGX बन जाएगा, दैट इज नोन एज द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। अच्छा बच्चों
बार बार हमारे सामने एक बात आ रही है, वी आर यूजिंग द ईथर, वी आर यूजिंग द ईथर। मैंने जैसे आपको यहां पर भी बताया, हम लोग ड्राई ईथर को यूज में ले रहे हैं। वाई वी आर यूजिंग द ड्राई ईथर? बच्चों ये मेरा RMGX होता है। आज अगर हम देखें तो RMGX में मैग्नीशियम की अगर हम कभी भी बात करेंगे तो बच्चों देखो ये मेरा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इधर आ जाएगा 3p0, इधर आ जाएगा 3d0। इफ यू विल सी द मैग्नीशियम एटम, तो मैग्नीशियम एटम के अंदर पूरा p ऑर्बिटल वैकेंट है और d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो यहां पर सिंस p एंड d ऑर्बिटल आर वैकेंट, तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होता है। इट इज हाईली अनस्टेबल, या यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डाउन करने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि ड्राई ईथर को यूज में लेते हैं। वो ड्राई ईथर क्या करेगा बच्चों, ये जो मेरा ड्राई ईथर है, ये ड्राई ईथर आज अपना लोन पेयर क्या करेगा, मैग्नीशियम को डोनेट करेगा और करने के बाद इसको बोलेगा कि तू थोड़ा सा स्टेबल हो जा, यहां पर स्टेबल यहां पर करने की कोशिश करेगा। तो हम यहां पर ड्राई ईथर को क्यों यूज में लेते हैं? हम ड्राई ईथर को इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि ड्राई ईथर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके स्टेबलाइज कर देगा। किसको? स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज अगर आप किसी दूसरे सॉल्वेंट को भी यूज में लेना चाहते हो ना, तो यू कैन यूज एनी अदर टाइप ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाले होने चाहिए कि वो मैग्नीशियम को स्टेबल करने की कोशिश करे, एंड इट शुड बी इनर्ट। और याद रखना ये इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ईथर रिएक्शन नहीं करता, केवल मेंटली सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो आज अगर मान लो हम यहां पर ड्राई ईथर की जगह पर अगर मान लो जैसे मैं आपसे बोलूं क्या मैं साइक्लोहेक्सेन को एज अ सॉल्वेंट यूज में ले सकता हूं? नो। क्यों? नॉट हैविंग द लोन पेयर। अगर कोई मेरे से बोले क्या मैं टर्शरी अमाइन को एज अ सॉल्वेंट यूज में ले सकता हूं? यस, बिकॉज इट इज हैविंग द लोन पेयर। तो आप अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप रिएक्शन अगर करवा रहे हैं, तो ये जो मेरा ईथर होता है ना, दिस ईथर इज अ सॉल्वेंट हियर। आज ये मेरा ईथर सॉल्वेंट होता है। मतलब आप ऐसे सॉल्वेंट को यूज में लेंगे। आज अगर आप सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहते हो तो सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक तो मेरा सॉल्वेंट लोन पेयर डोनर होना चाहिए, और दूसरी बात मेरा जो सॉल्वेंट है वो इनर्ट होना चाहिए। तो अगर ये लोन पेयर डोनर है और इनर्ट है तो वो ग्रिग्नार्ड के फॉर्मेशन में फेवरेबल है। आप कभी भी यहां पर बेंजीन को यूज में नहीं ले सकते, आप साइक्लोहेक्सेन को यूज में नहीं ले सकते। आप अगर चाहो तो इस वाले कंपाउंड को यूज में ले सकते हो, ये मेरे सॉल्वेंट में काम आ सकता है। ये वाले दोनों के दोनों सॉल्वेंट नहीं हो सकते। यहां पर मेरा एक सॉल्वेंट ये वाला हो सकता है। सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने अगर सोडियम मेटल के साथ करवाई थी तो उस रिएक्शन का नाम क्या था? दैट इज नोन एज द वुड्स। लेकिन अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाई तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमारा यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ। एल्काइल हैलाइड केवल सोडियम और मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन नहीं करता, एल्काइल हैलाइड दूसरे एक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा। अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर लिथियम के साथ में अगर करवाई तो इस रिएक्शन का यहां पर जो होगा ये लिथियम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। एक LiBr के साथ रिएक्शन करने के बाद में LiBr बना देगा
और एक एलाई इधर कनेक्ट हो जाएगा और CH3 CH2 एलाई बना देगा, इसका नाम होगा एल्काइल लिथियम। तो इफ द एल्काइल हैलाइड इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद द लिथियम, in that condition one lithium on reaction with the Br will give the LiBr lithium bromide। एक एल्काइल लिथियम हमारे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर लेगा, एल्काइल लिथियम बनेगा। बच्चों ये जो मेरा एल्काइल लिथियम होता है इट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आज अगर अपन यहां पर अगर देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मीन होता है बच्चों कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर कभी भी कार्बन और आपके मेटल के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, if this is your carbon and if carbon is directly connected with any type of the metal, if carbon or metal is directly connected with each other then that is known as the organometallic compound। lithium मेरा मेटल है, CH3 CH2 is carbon, तो carbon और metal is connected by each other then that is known as the organometallic compound। आज अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर R is basically carbon, magnesium is again metal, since carbon और metal is there, तो यहां पर हमेशा याद रखना ये वाला जो हमारा कंपाउंड होता है दैट इज अगेन नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें अगर आप कभी भी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन और मेटल के बीच के बॉन्ड को ही ब्रेक करना है, मेटल पर हमेशा प्लस आएगा और कार्बन पर माइनस आएगा। आज अगर मान लो आपको मैंने ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर दे दिया और अगर मानकर चलो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर बॉन्ड ब्रेक करने की बारी आए तो एवरी टाइम आपको यहीं से बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है इसमें कोवेलेंट के साथ साथ कुछ आयनिक कैरेक्टर भी क्रिएट हो जाएंगे। तो मेटल के पास में पॉजिटिव कैरेक्टर आएंगे, कार्बन के पास में नेगेटिव आ जाएंगे और इट विल टर्न इनटू द CH3 CH2 माइनस, यानी इट इज सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। जो मेरा यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, ये मेरे कार्ब एनायन का सोर्स होगा। सिमिलरली आज अगर हम दूसरे मेटल की बात करेंगे, आप अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना है। और बच्चों यू नो वेरी वेल मेटल इज हैविंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अगर मेरे मेटल के पास में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो लिथियम पर प्लस आएगा CS, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। आज अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस चीज का सोर्स होता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज द सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। वहां पर अगर आप कभी भी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन और मेटल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। मेटल इज हैविंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई आपको यहां पर कार्बन और मेटल को कंसीडर करते हुए आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अगर एल्काइल हैलाइड ने लिथियम के साथ रिएक्शन करा तो इट विल टर्न इनटू द अल्काइल लिथियम, और ये मेरे मेटल के साथ रिएक्शन थी। जो हम लोग यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज द रिडक्शन। हमें बच्चों एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? बच्चों रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आज अगर हम रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाउ यू विल ऐड द हाइड्रोजन? ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है। इस एल्काइल हैलाइड पर जब आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यू हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ द कैटलिस्ट। मैं यहां पर निकल कैटलिस्ट को यूज में ले रहा हूं, निकल यहां पर मेटल को यूज में ले रहा हूं। तो आज आप जैसे ही एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट,
तो बच्चों जैसे ही आपने हाइड्रोजन के साथ में अगर करवाया तो यहां पर क्या होगा कि एज यू विल यूज द हाइड्रोजन इन दैट सिचुएशन एक HX निकल जाएगा, और जैसे ही HX निकल जाएगा ये वाला हाइड्रोजन R के साथ क्लब हो जाएगा। क्लब होते ही मॉलिक्यूल हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन। तो यहां पर क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट सच एज निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। आप तीनों मेटल कैटलिस्ट में से कोई भी मेटल कैटलिस्ट को यूज में ले सकते हैं, और जैसे ही आप एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे तो आपका एल्काइल हैलाइड विल टर्न इनटू अल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन योर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको यहां पर CH3 CH2 CH2 Cl अगर दे रखा है एंड आई वांट टू रिड्यूस्ड माय मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे मॉलिक्यूल में यहां पर 3 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में HCl निकाल देगा, हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा एंड योर प्रोपाइल क्लोराइड विल टर्न इनटू द प्रोपेन, और यहां से HCl रिलीज हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडक्शन? Simply addition of hydrogen is known as the reduction, where your alkyl halide will turn into the alkane in presence of any metal catalyst, which may be nickel, it may be platinum, or it may be the palladium, or in presence of the nickel, platinum, palladium molecule is turning into the alkane. That concept is basically known as the reduction. हमने इसको reduction कॉल करा। अगर हम लोग यहां पर रिडक्शन की बात करें बच्चों, देयर आर मेनी टाइप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। सम इज बेसिकली नोन एज द निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अनदर वी आर डिस्कसिंग हियर विच इज नोन एज द रेड फॉस्फोरस HI। बच्चों आज अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस HI को अगर कंसीडर करें तो रेड फॉस्फोरस HI इज अनदर रिड्यूसिंग एजेंट। If we will consider the red phosphorus HI, रेड फॉस्फोरस HI एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिससे आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्काइल हैलाइड ओनली। ये रेड फॉस्फोरस HI कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड को भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा। यानी रेड फॉस्फोरस HI इज द सच टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस एनी फंक्शनल ग्रुप इनटू एल्केन। ये आपके किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर मेरे पास में इथाइल हैलाइड दे रखा है, इथाइल आयोडाइड मुझे दिया गया है, और एज आई विल रिड्यूस माय इथाइल आयोडाइड बाय रेड फॉस्फोरस HI। एक्चुअली रेड फॉस्फोरस HI में मेन जो होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट HI होता है, लेकिन हमें यहां पर रेड फॉस्फोरस की भी जरूरत होती है। तो जैसे अगर आपने एल्काइल हैलाइड को रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंस में रिड्यूस करा, देन योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्केन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट हियर। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये जो HI है ये आपका आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और HI विल टर्न इनटू द आयोडीन। इफ एनी कंपाउंड इज गिवन टू यू, अगर आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर आपको दे रखा है एंड यू वांट टू रिड्यूस योर एल्काइल हैलाइड विद द रेड फॉस्फोरस HI, रेड फॉस्फोरस HI में मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका HI ही है। आज अगर अपन देखें हु इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट आपका HI है। फिर why we are using the red phosphorus? Reason is this, जैसे ये इसको रिड्यूस कर कर एल्केन बनाएगा और HI will turn into the I2,
HI अपना H इसको दे देगा और यहां पर खुद I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों इस वाली केमिकल रिएक्शन में ये दोनों वापस आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द हैलुसिनेशन ऑफ अल्केन। तो ये इथेन आयोडीन के साथ में वापस रिएक्शन कर लेगा और वापस रिएक्शन करने के बाद में ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, दिस मॉलिक्यूल आफ्टर द रिएक्शन विल गिव द CH3CH2I। इट मीन इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वाला मॉलिक्यूल वापस ऐसा बन जाएगा। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, रेड फास्फोरस को यूज में लेते हैं, ताकि वो रेड फास्फोरस आपके आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और जैसे रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा इट विल टर्न इनटू द PI3। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा दैट विल टर्न इनटू द PI3 और वो PI3 फिर आपका इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिएगा। ये मेरा इथाइल आयोडाइड है। As you will reduce your ethyl iodide in presence of the HI, molecule will reduced and reaction is done in the presence of the red phosphorus. Red phosphorus का presence very compulsory. Why presence of red phosphorus is very compulsory? आपने जब रिएक्शन करने के बाद एल्केन प्लस आयोडीन बनाया तो ये बनने वाला आयोडीन हमारे एल्केन के साथ वापस रिएक्शन कर लेता है और वापस कंपाउंड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। इफ यू वॉन्ट कि मेरी रिएक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाए, वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म द एल्काइल आयोडाइड फर्दर, इन दैट कंडीशन कहीं ना कहीं आपको इसको खत्म करने की जरूरत है। तो इसको यहां से डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको यहां से रिमूव करने के लिए आई एम यूजिंग द रेड फॉस्फोरस हियर। This red phosphorus on reaction with the iodine will turn into the PI3 and this PI3 is not a capability कि वो इसके साथ रिएक्शन कर कर आगे की तरफ लेकर जाए। तो रेड फॉस्फोरस HI is again reducing agent। ये जो मेरा रेड फॉस्फोरस HI जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो मेरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर कर उतने ही कार्बन का एल्केन कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने यहाँ पे 2 कार्बन लिए हैं तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द 2 कार्बन का एल्केन एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द हाइड्रोआयोडिक एसिड यानी HI इन प्रेजेंस ऑफ द रेड फॉस्फोरस। दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम यहां पर अगले रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ जिंक और टिन, या तो आप जिंक को यूज में ले सकते हो या टिन स्टांस को यूज में ले सकते हो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाय द एक्शन ऑफ जिंक कॉपर कपल ऑन अल्कोहल। आज अगर अपन देखें, ये मेरे को इथाइल क्लोराइड मेंशन कर रखा है, आज यहां पर हमें इथाइल क्लोराइड दे रखा है, मैंने इसका रिडक्शन ही करना है। मैंने क्या बोला, देयर आर मेनी टाइप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अलग अलग प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सम रिड्यूसिंग एजेंट इज द निकल प्लेटिनम पैलेडियम, सम रिड्यूसिंग एजेंट इज द रेड फॉस्फोरस HI, सम रिड्यूसिंग एजेंट इज द ZnHCl। ये जो मेरा ZnHCl है, या तो आप यहां पर ZnHCl को यूज में ले सकते हो या जिंक कॉपर और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन को यूज में ले सकते हो। Either you can use the ZnHCl or you can use the combination of the zinc copper with alcohol। ये भी मेरा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एज आपने यहां पर ये इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जैसे ही आप लोगों ने यहां पर क्या करवाया, आपने इसको रिड्यूस करा, ओवरऑल वी हैव टू फॉलो द सेम टास्क हियर। व्हाट, मेरा जो मॉलिक्यूल है, जो मेरा एल्काइल हैलाइड है, इट विल टर्न इनटू द अल्केन। ये वाला मेरा एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ द ZnHCl। या तो आप निकल प्लेटिनम पैलेडियम को यूज में ले सकते हैं, या आप रेड फॉस्फोरस HI को यूज में ले सकते हैं, या फिर आप जिंक HCl का कॉम्बिनेशन, मेटल एसिड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हाउ मेटल और एसिड विल वर्क हियर, यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा CH3CH2Cl है, Cl यहां से निकल जाएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, क्लोरीन पर माइनस आएगा, जिंक इज योर मेटल, तो ये जो जिंक है इट विल टर्न इनटू द Zn+2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय द कार्बन और ये मेरा CH3CH2 माइनस बन जाएगा। आफ्टर दिस माइनस विल बी प्रोटोनेटेड बाय HCl और यहां से ये अपना H+ इसको दे देगा और मेरा मॉलिक्यूल इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, whenever alkyl halide is reduced in the presence of the ZnHCl or if
it will be reduced in presence of the combination of zinc copper in presence of alcohol, then molecule will turn into the alkane having the same number of carbon atom which is present in your parent alkyl halide. This is again reduction here. अगर हम अगले वाले रिडक्शन की बात करें, ये यहां पर कहलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. बच्चों आज अगर अपन बात करें तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. आज अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर बात करें बच्चों, ये जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज लाइक दैट. ये मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है. एल्यूमिनियम इज द मेटल एंड दिस एल्यूमिनियम इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज विच इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसे केस में यहां पर क्या होगा बच्चों, जैसे यहां से इस वाले कंपाउंड को आप फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो यहां से हाइड्राइड निकल जाएगा और हाइड्राइड निकलने के बाद में इट विल टर्न इनटू द AlH3. यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका सोर्स होता है? हाइड्राइड आयन का सोर्स होता है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा? हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा. अब जैसे ही मुझे पता है कि मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हाइड्राइड आयन देगा तो आप जैसे ही एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाओगे तो ये मेरा हाइड्राइड आयन देगा. एंड दिस हाइड्राइड, अब ये हाइड्राइड आपके एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करेगा. कैसे? ये मेरा एल्काइल हेलाइड है. आज अगर अपन देखें तो ये जो मेरा एल्काइल हेलाइड होगा इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? H- के साथ. हाउ इट विल रिएक्ट हियर? आपको इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है. R पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, X पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो हाइड्राइड है R के साथ क्लब हो जाएगा. जैसे ही R के साथ क्लब हो जाएगा इट विल टर्न इनटू द अल्केन और एज इट विल टर्न इनटू द अल्केन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द अल्केन. तो बच्चों देयर आर मेनी टाइप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट. The first reducing agent which we have discussed, that is the nickel platinum palladium. Another reducing agent was the red phosphorus Hi. Next reducing agent was the zinc HCl or combination of the zinc copper in the presence of alcohol. And last reducing agent is lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride is basically source of the hydride ion. This hydride ion which comes basically from the lithium aluminum hydride, on reaction with the alkyl lead in the presence of dry ether, it will turn your molecule into the alkane. अगर अपन पूरी रिएक्शन को अगर देखें, if we will talk about the complete balanced reaction, so this is your lithium aluminum hydride which is basically known as the reducing agent. This lithium aluminum hydride is basically source of the hydride ion. ये कितने हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेगा? 4 हाइड्राइड आयन. वो 4 हाइड्राइड आयन किनके साथ रिएक्शन करेंगे? 4 एल्काइल ग्रुप के साथ और इट विल टर्न इनटू द एल्केन. ये मेरा मॉलिक्यूल एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. इधर से ये AlX3 निकल जाएगा और लिथियम आयन यहां से अलग हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर. तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, whenever you want to reduce your molecule by the lithium aluminum hydride, in that condition your compound will turn into the alkane having the same number of carbon atom which is present in your parent compound. अगर मुझे किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया एंड आई वांट टू रिड्यूस माय मॉलिक्यूल by the lithium aluminum hydride, so again what will happen? This will give the hydride ion. This hydride ion will attack on this carbon atom. Iodine will remove from here, or as the iodine will remove from here, it will turn into the cyclohexane and you will get the answer. Concept is basically known as the रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो यहां पर ये वाला जो मेरा मेथड था दैट इज नोन एज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन. इज द नेम इंडिकेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेराइजेशन? आवर एल्काइल हैलाइड will convert into their isomers. If alkyl halide is given in front of you and if you will heat your alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3
अगर आज आपको कोई भी हैलो एल्केन दे रखा है या एल्काइल हैलाइड अगर आपको दे रखा है, सपोज दिस एल्काइल हैलाइड इज गिवन टू यू, दैट इज नोन एज द CH3CH2CS2Cl, and you want to heat your molecule in presence of anhydrous AlCl3. As you will heat your molecule in presence of anhydrous AlCl3, then this anhydrous AlCl3 is responsible for isomerization. As it is responsible for isomerization, so what will happen? This 1-chloropropane, this 1N प्रोपाइल क्लोराइड विल टर्न इनटू देयर आइसोमर, और ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा. हाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू देयर आइसोमर, ये आज अपना कंपाउंड जो है ये अपने आइसोमर में कैसे कन्वर्ट हो गया. बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस करा था इन द टॉपिक ऑफ SN1 और SN2. एनहाइड्रस AlCl3 इज लुईस एसिड. Since anhydrous AlCl3 is Lewis acid, it is the electron pair acceptor. As it is the electron pair acceptor, आज ये जो AlCl3 होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है. सो व्हाट विल हैपन, दिस CH3CS2CS2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, आज ये क्लोरीन AlCl3 के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा या AlCl3 इस क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल टर्न इनटू द कार्बोकेटायन. मैंने आपको SN1 रिएक्शन में समझाया था, सम इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट लाइक द AlCl3 Ag plus AgNO3, they are responsible for the formation of carbocation. So this chlorine is accepted by the AlCl3 and it will turn into the AlCl4 minus. Now this carbocation will be the rearranged, and after the rearrangement it will turn into the secondary carbocation, and this secondary carbocation will again react with the chlorine, or as it will react with the chlorine, so it will turn into the isomer. So what is the meaning of the isomerization? Isomerization का मतलब होता है कि अगर आपको कभी भी यहाँ पर कोई भी हेलो एल्केन अगर दे रखा है, और if you want to heat your haloalkane in presence of anhydrous AlCl3 approximate at the 300 degrees Celsius temperature, then your molecule will turn into their isomer. So 1-chloropropane will turn into the 2-chloropropane, or as 1-chloropropane will turn into the 2-chloropropane. Concept is basically considered in under the topic of isomerization, जहां पर मेरा कंपाउंड अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया. कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, आपको अगर उसको अपने कंपाउंड को आइसोमर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो. सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन टू मी, और इफ आई विल हीट माई मोलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, or if I will heat my compound, then this chlorine is present at the first position, so it will go towards the second position and this compound will convert into this one, and आज अपना ये वाला molecule अपने isomer में convert हो गया, they are the positional isomer, then this is basically known as the isomerization reaction. आज अगर हम देखें इस कंपाउंड का नाम होता है 1-chloro-2-methyl propane, और if you will consider the another compound, then this is known as the 2-chloro-2-methyl propane, and that is basically known as the isomer. So this reaction is basically known as the isomerization reaction. अब यहां तक हम लोगों ने जितनी भी बात करी, इट वॉज टोटली अबाउट द मोनोहेलाइड्स. हम लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, हम लोगों ने जो फॉर्मेशन प्रोसेस डिस्कस करें, हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, ये सब हमने मोनोहेलाइड्स के बारे में डिस्कशन करा. आज अगर आप यहां पर कोई भी रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो तो यू आर यूजिंग द या यू वर यूजिंग द मोनोहेलाइड्स हियर, आपने केवल मोनोहेलाइड को यूज में लिया. बच्चों नाउ आवर टॉपिक इज बेसिकली नोन एज द पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव. What is the meaning of polyhalogen derivative? Polyhalogen derivative का मतलब होता है
कंपाउंड हैविंग मोर देन वन हैलोजन। आज अगर तुम्हारे कंपाउंड में एक से ज्यादा हैलोजन अगर प्रेजेंट है तो दैट इज बेसिकली नोन एज द पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे अगर तुम्हारे कंपाउंड में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये हमारा डाई क्लोराइड यानी डाई हैलो डेरिवेटिव कहलाएगा। आज अगर मानकर चलो हमको ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है तो दिस वन विल बी नोन एज द ट्राई हैलो डेरिवेटिव, तो ये मेरा ट्राई हैलाइड कहलाएगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द डाई हैलाइड्स। हम लोग किन की बात करेंगे? हम लोग डाई हैलाइड्स की बातें करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई हैलाइड्स? अगर हम लोग डाई हैलाइड की बात करें तो वहां पर क्या होगा, यहां पर 2 हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों आज अगर मेरे मॉलिक्यूल में अगर 2 हैलोजन अगर प्रेजेंट है तो 2 हैलोजन एक कार्बन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड 2 हैलोजन कैन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एज वेल एज। भाई आपको अगर यहां पर डाई हैलाइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाई हैलाइड देन 2 टाइप ऑफ द डाई हैलाइड वी कैन सी हियर। If the 2 halogen are present on the same carbon or it may be possible 2 halogen are present on the adjacent carbon। अगर आपके 2 halogen अगर adjacent सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड या इट इज ऑल्सो नोन एज द जेम डाई हैलाइड। If 2 halogen are present on the adjacent carbon तो इसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, दैट इज बेसिकली नोन एज द विस डाई हैलाइड। तो मैंने क्या बोला, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द डाई हैलाइड्स हियर। अगर अपन डाई हैलाइड्स की अगर बात करेंगे तो बच्चों डाई हैलाइड्स में these compounds are divided into 2 categories. One is known as the geminal dihalide, another is known as the vicinal dihalide. What is the meaning of geminal dihalide or vicinal dihalide? If 2 halogen are present at the same carbon atom, they are known as the geminal dihalide. If 2 halogen are present on the adjacent carbon atom, then that is called as the vicinal dihalide. तो यहां पर आप देखिए ये मेरा जैमिनल डाई हैलाइड या जिसको हम जेम डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं, इसका नाम होता है बच्चों, इसको हम लोग एल्काइलाइडीन डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है ना तो आप इसको इथाइलाइडीन डाई हैलाइड भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो मेरा जेम डाई हैलाइड हो गया। अगर हम विसिनल डाई हैलाइड की बात करें तो हम इसको एल्काइलिन डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं। जैसे ये वाला जो है इसका नाम हम इथाइलिन डाई हैलाइड भी कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों 2 टाइप के डाई हैलाइड्स होते हैं। 2 हैलोजन प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन इज नोन एज द जेम डाई हैलाइड। 2 halogen present on the adjacent carbon known as the vicinal dihalide, ये मेरा जैमिनल और विसिनल कहलाता है। 1,1 डाईहैलाइड भी बोलते हैं, 1,2 डाईहैलाइड भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज द जैमिनल और विसिनल डाईहैलाइड। देखिएगा यहां पर 2 हैलोजन आपके टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है, यहां पर 2 हैलोजन नॉन टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है और यहां पर 2 हैलोजन एडजेसेंट पर अटैच्ड है। तो एक कार्बन पर 2 हैलोजन है तो मैंने आपसे क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज द जैमिनल डाईहैलाइड। इफ 2 हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन अगेन इट विल बी नोन एज द जैमिनल डाईहैलाइड। And if 2 halogen are present on the adjacent carbon, then this is known as the vicinal dihalide. So this is the categorization of the dihalide. किस प्रकार से आपने dihalide का categorization करा। अब बच्चों हमें यहाँ पर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्या करना है, हमें फॉर्मेशन मेथड पढ़ना है कि आप डाई हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग यहाँ पर जेम डाई हैलाइड की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर अगर देखें तो वी विल टॉक अबाउट द जेम डाई हैलाइड एज वेल एज
वी विल टॉक अबाउट द विसिनल डाइहेलाइड। हम दोनों की यहां पर बात करेंगे, हमें इन डाइहेलाइड का फॉर्मेशन करना है। तो आपको डाइहेलाइड का फॉर्मेशन करना है, हमें जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड, हमें दोनों का फॉर्मेशन करना है। अब वो हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। हम अल्कीन और अल्काइंस के थ्रू हम डाइहेलाइड बनाएंगे, आइदर मे बी द जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। कैसे बनाएंगे बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। ये मेरा इथीन है। आज अगर मैंने इथीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाई, इफ आई विल रिएक्ट इथीन विद हेलोजन, तो आपने अगर इथीन की रिएक्शन अगर हेलोजन के साथ कराई, रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन कैरियर। जैसे आप AlX3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं। तो जैसे ही आपने AlX3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई, बच्चों यू नो वेरी वेल दिस पाई बॉन्ड इज कंपेरेटिवली वीकर बॉन्ड। आज अगर आपका पाई बॉन्ड अगर वीकर बॉन्ड है तो व्हाट विल यू डू कि आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, और एज यू विल ब्रेक द पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में यहां पर आपका हेलोजन लग जाएगा। जैसे ही हेलोजन लग जाएगा तो माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द विसिनल डाइहेलाइड। भाई आप लोग डाइहेलाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द डाइहेलाइड, सो हाउ यू विल प्रिपेयर द डाइहेलाइड? इफ एल्कीन इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू रिएक्ट योर अल्कीन विद द हैलोजन, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? आपका जो मॉलिक्यूल होगा वहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एज द पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर, दो वैलेंसी फ्री होगी, एक हैलोजन एक वैलेंसी पर कनेक्ट होगा, दूसरा हैलोजन दूसरी वैलेंसी पर कनेक्ट होगा। टू हैलोजन विल कनेक्ट एट द एडजेसेंट पोजीशन, और मेरा जो कंपाउंड होगा दैट विल टर्न इनटू द विसिनल डाइहेलाइड। ये वाला कंपाउंड मेरा विसिनल डाइहेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इफ एल्काइन इज गिवन टू यू, अगर मुझे एल्काइन अगर दे रखा है, सपोज प्रोपाइन इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद हैलोजन एसिड, अगर आपको इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराना है। बच्चों आप लोगों को याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मार्कोनिकोव्स रूल। अगर आप मार्कोनिकोव्स रूल की अगर बात करेंगे तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा या हैलोजन उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। अब यहां तो दोनों जगह बराबर है, कहीं पर भी अटैक करवा दो। माना कि हमने पाई बॉन्ड ब्रेक करा, हैलोजन का अटैक इधर करा और यहां पर हमारा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन आ गया। अगेन आपने हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करी, वापस आप मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, आपका मॉलिक्यूल जेम डाइहेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।